नमस्कार, आप देख रहे टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। टैक्स बचाने से भी ज्यादा जरूरी है टैक्स को समझना। जब आप टैक्स के नियम समझेंगे तो सही टैक्स भरेंगे और गलती करने से भी बचेंगे। यही टैक्स गुरु बनता है आपका पर्सनल गाइड। देश के चुनिंदा टैक्स एक्सपर्ट्स आपको समझाते हैं टैक्स की सही देनदारी। टैक्स गुरु में टैक्स कैलकुलेशन से लेकर टैक्स के कठिन नियमों को आसान बनाने के लिए आज मेरे साथ है मुंबई से हमारे टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन जी। नमस्ते जैन साहब, स्वागत है आपका। बहुत सारे हमारे पास सवाल हैं आपके लिए, लेकिन आपसे बातचीत शुरू करें उससे पहले आज किन टॉपिक्स पर हमारी नजर है। टैक्स कम करने के लिए किराए का गोलमाल पड़ सकता है भारी। मुंबई इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल ने डिपॉजिट ज्यादा और किराया कम के बारे में दिया एक बड़ा फैसला। रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाले फायदों पर क्या है टैक्स के नियम, और नौकरी बदलने पर छुट्टियां जब आप कैश करवाएंगे, इनकैश करवाएंगे, लीव इनकैशमेंट, तो इस पर टैक्स लायबिलिटी समझने वाले हैं हम। तो कौन नहीं चाहता कि इनकम टैक्स कम देना पड़े, लेकिन अगर इसके लिए प्रॉपर्टी से मिलने वाले किराए में आप कर देते हैं कोई गोलमाल तो ये आप पर भारी पड़ सकता है। मुंबई इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल ने इस बारे में एक बड़ा फैसला दिया है। और बलवंत जी, मुझे बताइए, एक केस जो सामने आया जिसमें यह देखा गया कि डिपॉजिट मोटा तगड़ा ले लिया गया, लेकिन जो मंथली किराया था वो बहुत कम था, और इस बात पर जो है एक अहम फैसला निकल कर आ रहा है। देखिए प्रियंका, ये आप जो बात बता रही है ये जैकिसन वासवानी करके टैक्स पेयर है, उनका केस था। उनकी एक प्रॉपर्टी उन्होंने कोई एमएनसी को किराए पे दे दी और उस पर किराया जो है वो 25,000 रुपया रखा, और उसके सामने उन्होंने 4 करोड़ का डिपॉजिट लिया, इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट। और वो डिपॉजिट का जो पैसा आया वो भी अपने फैमिली मेम्बर्स को इंटरेस्ट फ्री दे दिया। तो उन्होंने एक तो किराया बहुत कम बताया, उनको जो डिपॉजिट आई उस पर कोई इनकम वगैरह नहीं आई, और उसके पिछले वाले सालों में उनका किराया 2 लाख रुपया था। तो असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि भाई ये आपने अपना किराया की इनकम कम करने के लिए आपने ये तगड़ा डिपॉजिट ले लिया और किराया कम कर दिया। तो उन्होंने 2 लाख रुपया, 25,000 के अलावा 2 लाख रुपया ऐड कर दिया। वो केस ट्राइब्यूनल में आया। ट्राइब्यूनल ने फिर वो मतलब जजमेंट दिया कि जो फैक्ट्स वगैरह है कि चूंकि पहले आपका किराया 2 लाख था, आपने इतनी बड़ी इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट ली और डिसप्रोपोर्शनेट डिपॉजिट है, मतलब वो 1600 महीने के बराबर के डिपॉजिट होती है। नॉर्मली जो प्रियंका ऐसा है, डिपॉजिट हर लैंडलॉर्ड लेता है वो 3 महीना, 6 महीना, 11 महीना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आटे में नमक चल सकता है, आप नमक में आटा नहीं डाल सकते। तो इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है कि आप कितने डिपॉजिट ले सकते हैं, मतलब पर आपका जो रेंट है वो मार्केट रेंट के बराबर होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा इसको मैनिपुलेट करेंगे तो आप मतलब तकलीफ में आ जाएंगे। बिल्कुल, यानी एक तालमेल होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। और बलवंत जी के ये शब्द बिल्कुल क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं कि आटे में नमक, नमक में आटा मिलाया जाएगा, तो फिर ये तो आप कहीं ना कहीं टैक्स बचाने के लिए जो हथकंडा अपना रहे हैं ये गलत है, और यही कहा है ITAT ने भी। चलिए अब अपने दर्शकों के सवालों का जवाब हम देंगे। गुवाहाटी से सुमित कुमार बगड़ा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित जी नमस्ते, स्वागत है आपका टैक्स गुरु में। मेरे साथ बलवंत जैन जी बने हुए हैं, पूछें अपना सवाल। नमस्ते जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने एक कंपनी से इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है मुझे अपने एम्प्लॉयर से। तो अब वो जो है उस पे जो इंटरेस्ट का एक बेनिफिट जो है उसके ऊपर एज ए परक्विजिट मुझे चार्ज कर रहा है उसके ऊपर इनकम टैक्स। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जो EMI रिपे कर रहा हूँ कंपनी को, तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मुझे डिडक्शन मिलेगा क्या ATC में? देखिए सुमित जी, ऐसा है कि जो सेक्शन 80C का जो डिडक्शन है वो हाउसिंग लोन का रीपेमेंट का है, और वो रेसिडेंशियल हाउस के लिए होना चाहिए। और उसमें जैसे कुछ एंटिटीज़ है जिससे आपका लोन होना चाहिए, जैसे बैंक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, गवर्नमेंट है, आपके म्यूनसिपैलिटी वगैरह है। इसके अलावा अगर आपका एम्प्लॉयर लिस्टेड कंपनी है या
पब्लिक कंपनी है जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, जिसमें पब्लिक का होल्डिंग 20% से ज़्यादा है, तो आप रीपेमेंट करेंगे तो आपको एटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। परंतु अगर आपके एम्प्लॉयर प्राइवेट कंपनी है या क्लोजली हेल्ड पब्लिक कंपनी है तो आपको एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, पर जैसे आपका जो परक्विजिट वैल्यू है वो आप क्लेम कर सकते हैं आपका रिटर्न में, मतलब वो आपका जितना इंटरेस्ट इम्प्यूट किया गया आपकी कॉस्ट में। अगला सवाल दिलीप पाठक जी का है और दिलीप जी सीनियर सिटीजन हैं। इन्होंने मार्च 2015 में एक बीमा बचत योजना में 6,15,000 रुपए का निवेश किया था। इस निवेश पर इन्होंने अभी तक एटीसी की छूट नहीं ली है क्योंकि पहले से ही इन्होंने पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए जमा कर रखे हैं। दिलीप पाठक को मार्च 2018 में मनी बैक के तौर पर 1,20,000 रुपए मिले थे, जिस पर 1,200 रुपए टैक्स भी काटा गया था। जानना चाहते हैं दिलीप जी कि क्या ये इस राशि को अपने आय के तौर पर दिखाएं? देखिए ऐसा है प्रियंका कि जो आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं और जो मैच्योरिटी का पैसा आता है, भले वो इंस्टॉलमेंट में आए या एक साथ आए, अगर उसमें आपका जो सम एश्योर्ड है वो आपका प्रीमियम से 10 गुने से कम है, मतलब आपकी प्रीमियम की राशि आपके सम एश्योर्ड से 10% से कम होगी तो वो पैसा पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है। डेथ पे तो कोई भी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम एग्जेम्प्ट होता है। ये जो बीमा बचत पॉलिसी है वो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है जिसमें नॉर्मली आपका जो प्रीमियम है वो सम एश्योर्ड का 10% से ज़्यादा होगा, तो वो टैक्सेबल है। अभी जहाँ तक प्रश्न इनका कि इन्होंने क्लेम नहीं किया सेक्शन 80C में, तो जो सेक्शन 1010D है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिन्होंने क्लेम किया है उनको ही एग्जेम्पशन मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। आपके पास एक रास्ता है कि आपने जो बीमा बचत का प्रीमियम भरा है आप वो उसको एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट करें, उसको इंडेक्सेशन वगैरह करें और फिर देखिए आपका प्रॉफिट आता है या नहीं आता है। पर यह मैं जो रास्ता सजेस्ट कर रहा हूँ यह प्रोवाइडेड नहीं है इनकम टैक्स लॉ में, तो हो सकता है इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी बात से सहमत नहीं हो और वो आपका ये जो क्लेम है इन्वेस्टमेंट वाला वो डिसअलाउ कर दे और आपकी पूरी की पूरी जो पैसा आया वो टैक्सेबल इनकम कंसीडर करे, तो आपको हो सकता है सीआईटी अपील या ट्रिब्यूनल के पास जाना भी पड़ सकता है। ठीक है, अगला सवाल शिवाजी कद का हम लेंगे और शिवाजी जो हैं सालाना 6,50,000 रुपए कमाते हैं, चाहते हैं कि इसमें से 2.5 लाख रुपए जो हैं वो अपने परिवार को दें और ये कृषि परिवार से हैं, तो इनके जो पिता हैं वो किसान हैं। पूछ रहे हैं कि क्या इस राशि पर कोई टैक्स छूट मिलेगी क्या शिवाजी को? देखिए प्रियंका, ऐसा है कि आप कोई भी इनकम अर्न करने के लिए कोई भी अगर खर्चा करते हैं तो वो आप उसके सामने क्लेम कर सकते हैं, परंतु अगर आप आपके पास जो इनकम आई है और उसको डाइवर्ट करते हैं या उसको अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कोई इनकम टैक्स एक्ट में बेनिफिट का प्रावधान नहीं है। जो शिवाजी जो चाहते हैं कि उनको जो 6.5 लाख की इनकम हुई है उसमें से कुछ राशि फैमिली मेंबर को दे दे, वो राशि फैमिली मेंबर के हाथ में वो गिफ्ट मानी जाएगी और चूंकि ये फैमिली मेंबर है तो जो 56/10 के हिसाब से 50,000 के ऊपर भी होगी तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है उनके हाथ में इनको, परंतु इस राशि पर कोई भी टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो टैक्स छूट तो नहीं मिलेगी शिवाजी, लेकिन हाँ आप अपने परिवार को देंगे तो उस पर किसी तरह का टैक्स भी नहीं लगेगा। अगला सवाल बिहार के पटना से नीलोत्पल दास गुप्ता जी का है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलोत्पल जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते 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 मैडम, सारे टैक्स ग्रुप को नमस्कार। और हम 2 सवाल पूछना चाहते हैं उसमें। एक छोटा सा है कि अगर पीपीएफ मैच्योरिटी को हाउस के नाम से अगर प्रॉपर्टी लिया जाए क्या उसमें नोशनल क्रेडिट लगेगा? और दूसरा सवाल मेरा ये है मैम कि अगर पीपीएफ मैच्योरिटी अगर पोस्ट रिटायरमेंट किया जाए तो वो ईईई के दायरे में आएगा? देखिए ऐसा है गुप्ता जी कि पीपीएफ की जो मैच्योरिटी है वो मैच्योरिटी में आज तक तो भी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है आपके हाथ में, परंतु जो प्रश्न मुझे समझ में आया जो आप भेजा है पहले भी कि आप ये पैसा आप अपनी वाइफ के नाम से घर खरीदने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो
इसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु क्या है, चूंकि आपकी वाइफ हाउस वाइफ है, उनके और कोई इनकम नहीं है, तो इसको लोन नहीं ट्रीट किया जा सकता, क्योंकि लोन तो वापस रीपेमेंट करना पड़ता है। अगर गिफ्ट आप ट्रीट करते हैं तो गिफ्ट की हुई राशि से जो भी एसेट खरीदी जाती है उस पर जो इनकम होती है वो जो स्पाउस गिफ्ट देता है उसकी इनकम में ऐड होती है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप ये जो घर खरीदना चाहते हैं आप आपके नाम से खरीद लीजिए और आपकी वाइफ को जॉइंट होल्डर बना दीजिए। पैसा भले ही आपका लगेगा उसमें कोई समस्या नहीं है, और किसी को कुछ हो जाए तो सक्सेशन में आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु में 7 टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन बने हुए हैं आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। बलवंत जी, ये सवाल हमारे पास कई बार आता है, टुकड़े टुकड़े में आता है, तो हमने सोचा इस पूरे सवाल को एक ही बार पूछा जाए कि रिटायरमेंट के वक्त कई तरह के फायदे मिलते हैं, लीव इनकैशमेंट मिलता है, ग्रेच्युटी मिलता है, पेंशन आपको अब मिलने वाला है, तो इन सब पर टैक्स किस तरह से लगता है? रिटायरमेंट पे जो एक मुश्त पैसा मिलता है उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको ग्रेच्युटी मिलती है, तो ग्रेच्युटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या जो गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉय है या म्यूनसिपैलिटी वगैरह है, उनको उनके पेंशन रूल्स होते हैं, उनके पेंशन रूल्स के हिसाब से ग्रेच्युटी रूल्स होता है, ग्रेच्युटी रूल्स के हिसाब से उनको ग्रेच्युटी मिलती है, तो उनको पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। बाकी जो भी एम्प्लॉय है उनको ग्रेच्युटी एक्ट के हिसाब से जितने साल कंप्लीट किए उनकी 15 दिन की सैलरी 26 दिनों का महीना गिनने के हिसाब से जितनी बनती है वो एग्जम्प्ट होती है उनके हाथ में। परंतु उसकी जो लिमिट है वो पिछले साल 20 लाख कर दी गई है, तो मैक्सिमम आपकी जो ग्रेच्युटी है वो 20 लाख तक एग्जम्प्ट होगी। परंतु वो 15 दिन से अगर ज़्यादा की है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये जो 20 लाख की जो लिमिट है प्रियंका, वो आपके पूरे कैरियर की है, लाइफ टाइम की है, क्योंकि ग्रेच्युटी अगर आप कहीं पे 5 साल से ज़्यादा काम करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो आपका ग्रेच्युटी का एंटरटेनमेंट मिलता है। तो कई लोगों को अपने कैरियर में 2-3 बार या उससे ज़्यादा बार भी ग्रेच्युटी मिलती है। तो ग्रेच्युटी आपके पूरे कैरियर में मिला के 20 लाख रुपये तक एग्जम्प्ट होगी। दूसरी चीज़ आती है आपका जो लीव एनकैशमेंट है। तो लीव एनकैशमेंट में एक तो आप जब आप नौकरी कर रहे हैं तब भी आपको आपका एम्प्लॉयर लीव एनकैश करने की इजाज़त देता है, तो वो पूरी तरह से आपके हाथ में टैक्सेबल है। दूसरा जो लीव एनकैशमेंट है, जब या तो आप रिटायर हो रहे हैं या आप रेजिग्नेशन देके दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उस स्थिति में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसमें गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉय वगैरह शामिल नहीं है, तो उनके हाथ में जितनी लीव एनकैशमेंट पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है। परंतु जो इसमें कवर नहीं है, जैसे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय है या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय है, उनकी 10 महीने तक की जो सैलरी लीव एनकैशमेंट है वो एग्जम्प्ट है। परंतु जो अपर कैप है वो 3 लाख रुपए का, और 3 लाख का लिमिट भी आपके पूरे कैरियर का है, मतलब एक एम्प्लॉयर या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से मिला हो। तीसरी चीज़ आती है आपका पब्लिक पर, ये प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट फंड वैसे जब रिटायर होते हैं तो आपके हाथ में पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, परंतु आपने नौकरी छोड़ दी बीच में और वो पैसा विड्रॉ करते हैं, तो अगर आपका एक एम्प्लॉयर या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर को सेम प्रोविडेंट फंड आपका अकाउंट है, उसमें अगर 5 साल से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ है तो विड्रॉल आपका पूरी हाथ में एग्जम्प्ट है। परंतु अगर आपकी एक एम्प्लॉयर या आपने अगर ट्रांसफ़र कर दिया तो एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के वहाँ से अगर 5 साल से कम कंट्रीब्यूट हुआ है तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। पेंशन आपको कहीं से भी है वो पूरी तरह से टैक्सेबल है। लास्ट एक आइटम है एनपीएस की, जहाँ पे आप 60 साल की उम्र होने के बाद में पैसा निकाल सकते हैं। तो अभी तक तो आपके हाथ में 40% एग्जम्प्ट है, 40% की आपको एन्युटी खरीदनी है और 20% आप टैक्स भर के आप या एन्युटी खरीद के उसको एग्जम्प्ट कर सकते हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कैबिनेट ने डिसीजन लिया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कि उनके हाथ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में 60% तक एग्जम्प्ट होगी। परंतु जब तक ये इनकम टैक्स एक्ट अमेंड नहीं होता तब तक क्लैरिटी नहीं आती है, और मुझे लगता है कि यह जो प्रोविजन है 60% एग्जम्पशन का वो सब एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए अवेलेबल होगा। चलिए, तो आपने बात एनपीएस पे छोड़ी और एनपीएस से ही जुड़ा सवाल अगला हमारे पास पहुंचा है राजस्थान के सीकर से राम स्वरूप मेहरा जी का। मेहरा जी नमस्ते, स्वागत है आपका, कैसे मदद करें, कहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है आपको, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्ते मैडम, मैं राम स्वरूप मेहरा बात कर रहा हूँ।
सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ सर। मैंने वित्त वर्ष 2017-18 में एनपीएस टायर 2 में 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया था एंड इसके बाद इस वित्त वर्ष में 2018-19 में 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया। कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की वजह से मैंने लास्ट मंथ 70,000 रुपीज़ विड्रॉल कर लिए और अभी मेरे एनपीएस अकाउंट में अराउंड 1,000 रुपीज़ जो मेरा उसका प्रॉफिट है वो बैलेंस है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी? देखिए मेहरा जी, ऐसा है, एक बात आपका प्रश्न से हटकर मैं बताना चाहता हूं कि अभी कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि टीयर 2 अकाउंट में भी अगर इन्वेस्टमेंट का, आज तक आप इन्वेस्टमेंट करते थे टीयर 2 पे तो आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, परंतु आपको सेक्शन 80C में बेनिफिट मिलेगा और उसका 3 साल का लॉक इन रहेगा। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि आपने टीयर 2 में जो पैसा डाला और वो विड्रॉ कर दिया, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी? इसकी कैलकुलेशन जैसे आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की और रिडीम्पशन की करते हैं वैसे के वैसी है। आपको कितने यूनिट अलॉट हुए थे, 70,000 रुपया या जो भी आपने जितना पैसा डाला है, और आपने कितना जो पैसा निकाला उसमें कितने यूनिट रिडीम हो गए, तो उन दोनों के बीच की जो एनएवी का डिफरेंस है वो आपका कैपिटल गेन हो गया। मुझे लग रहा है आपने ये 3 साल से ज़्यादा रखा है तो वो आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा, नहीं तो शॉर्ट टर्म होगा अगर आपने डेट ऑप्ट किया है तो। और अगर आपने इक्विटी वाला कंपोनेंट ऑप्ट किया है तो 1 साल से ज़्यादा रखने पे आपका वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा और उस पर 1 लाख रुपए तक एग्जम्पशन है। 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। अगला सवाल मुंबई से अभिजीत वेलापुरे का है। इन्होंने साल 2018 में एक बैंकिंग ऐप के जरिए केरल सरकार को 2,000 रुपए का डोनेशन दिया था। अभी तक इनको कोई रसीद नहीं मिली है। तो अभिजीत ने ऑनलाइन के जरिए भी कोशिश की पर वहां भी अंडर प्रोसेस ही दिखाया जा रहा है। तो जानना चाहते हैं कि अब ये जो वित्त वर्ष है 2018-19, इसमें इस डोनेशन की राशि पर टैक्स छूट कैसे क्लेम कर पाएंगे? देखिए प्रियंका, ऐसा है कि आज की तारीख में आप जब इनकम टैक्स रिटर्न अगर ऑनलाइन अपलोड करते हैं या फिजिकल कॉपी फाइल करते हैं, आपको कोई भी पेपर अटैच नहीं करना पड़ता है। तो इन्होंने चूँकि डोनेशन दिया है, डोनेशन ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस को दिया है, तो आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न में क्लेम कर दीजिए और जब अगले जुलाई 31 तक रिटर्न भरने का टाइम आएगा तब तक हो सकता है आपको उसकी रिसिट भी मिल जाएगी। और अगर रिसिट नहीं भी मिल पाती है, परंतु अगर आप सब्सटेंशिएट कर सकते हैं कि आपने ये केरला फ्लड के लिए ये डोनेशन दिया था, तो मेरे हिसाब से आपको ये डिडक्शन मिलने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और वो आपको डॉक्यूमेंट या प्रूफ वगैरह तो तब बताना है जब आपका केस डिटेल स्क्रूटिनी के लिए सेलेक्ट होता है। नॉर्मली एक छोटी सी अमाउंट के लिए आपका केस सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं के बराबर है। अगला सवाल निखिल शाह जी का है और ये एक स्टॉक ट्रेडिंग से हर साल 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। इसे कैपिटल गेन के तौर पर दिखाकर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चुकाते हैं। जानना चाह रहे हैं कि क्या ये इस इनकम को बिजनेस इनकम दिखाकर 2.5 लाख रुपए की छूट हासिल कर सकते हैं, और क्या इसके लिए शाह जी को क्या कोई कंपनी बनानी होगी अपनी? देखो, सबसे पहले मैं निखिल जी का लास्ट वाला जो पोर्शन है उसका जवाब दे देता हूँ। आपको कोई बिजनेस इनकम के लिए कोई प्रोप्राइटरी फर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप आपका इंडिविजुअल नाम से भी बिजनेस कर सकते हैं। जहाँ तक इनका प्रश्न है कि मैं ये मेरा जो प्रॉफिट होता है उसको बिजनेस इनकम बता सकता हूँ, जैसे खुद ही कह रहे हैं कि मैं तो शेयर ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है डील करने की, ट्रांजैक्शंस की, तो वो लॉजिकली बिजनेस इनकम में ही बताना चाहिए। अब जैसे ये बता रहे हैं कि ये 3 लाख का प्रॉफिट है और उसके ऊपर 15% का टैक्स भर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भर रहे हैं। मैं उनको, निखिल जी को बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई दूसरी इनकम नहीं है तो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, तो आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन की लिमिट है 2.5 लाख रुपया, वो आप उतना रिड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे आप 3 लाख पे 15% भर रहे हैं, वो आपने गलत किया है। आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो बाकी वाले 50,000 पे ही है, तो 50,000 पे ही आपको 15% टैक्स भरना चाहिए। और बाकी व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहूँगा कि आप बेसिक एग्जेम्पशन का फ़ायदा ले सकते हैं, परंतु जो चैप्टर 6A के डिडक्शन है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, ELSS है, NPS वगैरह है, उसका बेनिफिट आप
इसके सामने नहीं ले सकते। लीव इनकैशमेंट से जुड़ा है हमारे पास अगला सवाल मयंक सोमानी जी का, और ये पूछ रहे हैं कि एक जगह से इन्होंने नौकरी छोड़कर दूसरी जगह ज्वाइन किया है, लीव इनकैशमेंट के तौर पर 50,000 रुपए इनको मिले हैं, क्या ये टैक्सेबल होगा और इस पर सेक्शन 10 के तहत छूट मिल सकता है क्या इन्हें? इनके मुताबिक इस बारे में हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर भी रहा है। बलवंत जी मदद कीजिए मयंक सोमानी का सवाल। देखिए प्रियंका, मैंने अभी अपन ने डिटेल में डिस्कशन किया रिटायरमेंट बेनिफिट्स का, तो जो लीव एनकैशमेंट का पैसा है जब आप एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं, मतलब आप अपना एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू करते हैं और उस दौरान अगर लीव एनकैश करवाते हैं तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल है। परंतु अगर आप रिटायरमेंट पे या रेजिग्नेशन पे जो लीव एनकैशमेंट का पैसा मिलता है वो आपके हाथ में एग्जम्प्ट है विद इन, मैंने जैसे बताया कि आपकी जो 3 लाख की जो लिमिट है टोटल ओवरऑल पूरे कैरियर की, मतलब पूरे, अभी जैसे शायद अगर पहला ही जॉब है तो जो पैसा मिला वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट होगा। बाद वाले में अभी जितना एग्जम्पशन क्लेम कर दिया है वो कम करने के बाद में जो बचता है 3 लाख में से वो आप बाद में भी क्लेम कर सकते हैं। तो पूरा कैप है 3 लाख का, तो रिटायरमेंट के बाद भी जब आपको मिलता है लीव इनकैशमेंट का पैसा या नौकरी छोड़ने पर वो एग्जेम्प्टेड है। थैंक यू सो मच बलवंत जी, आपने वक्त निकाला टैक्स गुरु के लिए। टैक्स गुरु में हम लेंगे यहीं पर इजाजत, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। और टैक्स का वो सवाल जो आपको परेशान कर रहा है भेजिए हमारे पास, हमारा ईमेल एड्रेस है tax@moneycontrol.com।